Hi, this is Aditi Rana. Today we will start class 7th Polity chapter 1 on equality. So let's begin. India is a democracy. इंडिया में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करते हैं वेयर पीपल पार्टिसिपेट, जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि जो भी समस्याएं होती है ना कॉमन पीपल की, उन्हें क्या करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव ठीक करते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च करके उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। इक्वालिटी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि इक्वालिटी होती है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं एंड जस्टिस, सबके साथ न्याय होता है। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट फंक्शन करती है तो वहाँ पे इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, और ये कई सारे फंक्शन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हैं उन्हें अफेक्ट करती है। Here is given a story of Lady Kanta who works as a maid. It was election day. Kanta was standing in a line to cast her vote. यहाँ पे एक कहानी दी है एक औरत की जिसका नाम कांता है, जो कि एक डोमेस्टिक मेड है, यानी कि वो घरों में काम करती है। दिन जो बताया गया है वो है इलेक्शन का दिन, यानी जिस दिन वोट पड़ते हैं। कांता वॉज स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट। वो लाइन में खड़ी है, जैसे कि दिखाई दे रही है कांता देवी, वो लाइन में खड़ी है अपना वोट डालने के लिए। Where all people are standing in line equally to cast their vote and does not matter who is rich or poor। यहाँ पे आपको बाकी लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो लाइन में खड़े हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है यानी कि बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इतने सारे लोग हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन सब इक्वली लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to or how much educated they are, they caste and whether they are rich or poor, they are allowed to vote। इंडिया क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको हक है यहाँ पे वोट डालने का। C. Universal adult franchise. It is stated that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he or she belong, has one vote. Means according to universal adult franchise, हर एडल्ट जो 18 प्लस का है उसे हक है वोट डालने का, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो या एजुकेटेड नहीं हो, वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, सबको हक है वोट डालने का, और सबका वोट 1 काउंट होगा। चाहे शाहरुख खान अगर वोट डालेगा तो भी वो 1 ही काउंट होगा, और अगर आप वोट डालेंगे तो वो भी 1 ही वोट काउंट होगा। Later, Kanta went to work at Mr. Jain's house and asked for some advance salary to take her daughter गुड़िया to the doctor। इसके बाद क्या हुआ, वो जो लेडी कांता थी वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी थी, वोट डालने के बाद वो कहाँ गई, जहाँ पे काम करती थी वहाँ गई, और उसने बोला कि प्लीज़ मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए, मेरी बेटी बीमार है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। गुड़िया फेल सिक a lot because the slum in which Kanta family lived was very dirty। जो कांता की बेटी गुड़िया थी वो बार बार इसलिए बीमार पड़ जाती थी क्योंकि जहाँ वो रहते थे वो लोकेलिटी बहुत ही डर्टी थी। The government hospital was very crowded. Kanta had to wait in line to meet the doctor and get her daughter treated। सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी कि कांता वहाँ पे अपनी बेटी के साथ गई, लेकिन उसे बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा, तब उसकी चांस आई और वो डॉक्टर से मिली। सो यहाँ पे एक डायलॉग दिखाई दे रहा है, वे यू कैन सी जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote but they never have to do when their children are sick। Means here Kanta is thinking कि जब मेरे साहब वोट डालने गए थे तब तो हम सेम ही लाइन में खड़े थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई हूँ तो मैं यहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन में खड़ी हूँ ताकि मेरी बेटी का इलाज हो सके, लेकिन क्योंकि वो लोग रिच हैं इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और उन्हें भीड़ नहीं मिलती है, उनके बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इट मीन्स थिंग्स आर अनईक्वल। लाइफ की रियलिटी ये है कि हर जगह पे इक्वलिटी नहीं हो सकती। कांता हैज़, इफ़ शी हैज़ मोर मनी दैन शी कैन विजिट अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नीड नॉट टू वेट इन लाइन। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो रिच और पुअर है उनमें कितना डिफरेंस है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप रिच हो तो आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, वहाँ पे आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपका जो भी पेशेंट है, रिलेटिव है, उसे जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल फेस कास्ट सिस्टम। डिफरेंट जगह पे जो इक्वालिटी है वो हमें लॉ
ने तो दे दी है कि हम सब इक्वल हैं बाय लॉ, लेकिन वो प्रैक्टिस में इतनी अभी नहीं आई है। कई जगह पे जो वर्किंग कंडीशन होती है, मेल है फीमेल है, उन्हें अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। कई जगह पे हम रिच या पुअर है, इसके बेसिस पे भी हमें अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। और कई जगह पे कास्ट सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। हम पिछले चैप्टर्स में यानी कि क्लास 6 पॉलिटी में पढ़ चुके हैं कि दलित वो शब्द है जो लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता था। दलित शब्द का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास and that too on the floor, the mat ran out before reaching the spot I sat on। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी जीवनी झूठन जिसका नाम है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मुझे क्लास में बाकी बच्चों से दूर बिठाया जाता था, ज़मीन पर बिठाया जाता था, और मैं जहाँ बैठा होता था ना, वहाँ पे मैट भी ख़त्म हो चुकी होती थी। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द ग्राउंड। उनसे कहा जाता था कि आप झाड़ू लगाइए स्कूल में और स्कूल के प्लेग्राउंड में। उन्होंने लिखा है कि मैं जब ये वर्क कर रहा होता था तो बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे, और वो जो प्लेग्राउंड था इतना बड़ा था कि वहाँ पे मैं काम करते करते, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, मैं बच्चा था, तो काम करते करते मेरी बैक में दर्द होने लगता था। एक बार क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर वहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो आए। उन्होंने टीचर से कहा कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखो कि मेरा लड़का पढ़ेगा और ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे हमारे बैकग्राउंड से जो कि पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड स्टोरी भी हम एक देखते हैं। ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो एक रेंट पे अपार्टमेंट लेना चाहते थे सिटी में, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। ही विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द सेकंड एंड द अनदर। फिर वो क्या हुआ, पहले अपार्टमेंट में गए, उन्हें अच्छा लगा, सब बातें तय हो गई। तो जब उन्हें पता पड़ा, जो भी लेडी थी, लैंड लेडी थी, उन्हें पता पड़ा कि अच्छा ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, ओके, तो कास्ट बेसिस पे उनसे इतना डिफ्रेंशिएट कहा गया कि उनसे मना कर दिया गया अपार्टमेंट देने से, जबकि वो पैसे देने को रेडी थे। उन्होंने 2-3 और फ्लैट्स देखे जो कि उन्हें पसंद आए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करके लोगों ने वो उन्हें नहीं दिया। फाइनली द property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि देखिए आपको घर पसंद आ रहे हैं, आप पैसा भी पे कर रहे हो, लेकिन सामने वाले कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करो कि आप अपना नाम मिस्टर मिसेस अंसारी की जगह मिस्टर मिसेस कुमार बताइए, तो हमें ईजिली घर मिल जाएगा। बट द अंसारी वर रेलुकेंट, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़े टाइम तक और कोशिश करते हैं घर ढूंढने की। फिर उसके बाद लगभग 1 महीना लग गया, पर फिर उन्हें फाइनली एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जिसकी जो लैंड लेडी थी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी कास्ट से, और उन्होंने विलिंगली अपना अपार्टमेंट उन्हें रेंट पे दे दिया। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी क्या है? दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब है कि हम और जो सामने इंसान है हमारे, हम दोनों डिज़र्व करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट से, सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए। When people are treated unequally, their dignity is violated। जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है कि तुम दूसरी कास्ट के हो, तुम रिच हो, तुम पुअर हो, तुम गर्ल हो, तुम बॉय हो, जब अनइक्वली लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी है ना, जो उनका आत्मसम्मान है, उसे ठेस पहुंचती है। In the 1975 film Diwar, a boy who worked as a shoe shine refused to pick up a coin thrown at him. He feels that there is a dignity in the work that he does and insists that his fees should be given respectfully। हमने एक दीवार मूवी देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे, तो उनका चाइल्डहुड सीन दिखाया है इस मूवी में कि वो शू पॉलिश कर रहे हैं विलन के, और फिर क्या हुआ, विलन फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने क्या किया, वो जो कॉइन्स थे वो फेंक के उन्हें दे दिए और वहाँ से जाने लगा। तो उन्होंने हाथ पकड़ के रोका और बोला नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें डिग्निटी है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, ठीक है, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट से काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी अर्निंग है, प्लीज़ आप मुझे से उठा के हाथ में दो। तो ये शो करता है, ये एग्जाम्पल शो करता है कि हर इंसान की डिग्निटी होती है, उसे रिस्पेक्ट चाहिए। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। लॉ की नज़र में हम सभी इक्वल हैं। Every individual in the country, including male, female, person from caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal। चाहे हम आदमी हैं, औरत हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, हम सब इक्वली हैं लॉ के सामने। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न है हमारे लिए, फॉर एग्जांपल हर इंसान को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है लॉ से, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई सिंपल जैसे कांता देवी जैसा डोमेस्टिक मेड हो, सबके लिए लॉज हैं और उन्हें फॉलो करना होता है। पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। और लॉ कहता है कि आप किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि वो दूसरा धर्म अपनाता है या दूसरे कास्ट का है या उसका प्लेस ऑफ बर्थ या वो फीमेल है या मेल है, इस बेसिस पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये गलत है। पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिक अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स। कोई भी इंसान है वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकता है, हम सबको इक्वल चांसेस दिए जाते हैं। आज के टाइम में कास्ट सिस्टम एबॉलिश हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अनटचेबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। वो जो अछूत पहले कंसिडर किया जाता था लो कास्ट के लोगों को, अब ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों को हक है कि जो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, जो पार्क्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट है, वहाँ पे हम सब फ्रीली जा सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के और वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इक्वालिटी। क्वेश्चन ये आता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे इम्प्लीमेंट करती है, कैसे लागू करती है इक्वालिटी। दो तरीके हैं, फर्स्ट इज थ्रू लॉज बना के, जैसे कि यही अभी एक लॉ था कि सबको इक्वल कंसिडर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड, गवर्नमेंट लॉन्च करती है टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स और स्कीम्स जिसकी वजह से हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें बुक में दे रखा है, वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। एक जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी वो थी मिड डे मील स्कीम, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। दिस रिफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। ये प्रोग्राम था जो सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो 1st to 5th होते हैं उन सभी स्कूलों में लागू किया गया था। यहाँ पे बच्चों को कुक्ड लंच मिलता था। लंच टाइम जब उनका होता था तो उन्हें स्कूल से खाना बना हुआ मिलता था। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जिसने ये स्कीम लॉन्च करी थी 2001 में। The Supreme Court asked all state government to begin this program in their school within 6 months। इसके बाद ये स्कीम इतनी अच्छी थी, इसके इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे स्टेट हैं जो इंडिया के वो ये स्कीम फॉलो करेंगे विदिन 6 मंथ। अगले 6 महीनों के अंदर सभी स्कूल इस स्कीम को अपने अपने स्कूलों में लागू करेंगे। Positive effects of this program, more poor children have begun enrolling and regular attending school। जब ये हमने मिड डे मील लॉन्च किया गवर्नमेंट ने तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। फॉर एग्जांपल अब जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल ज़्यादा आने लगे, उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया और वो रेगुलर बेसिस पे आने लगे। सेकेंडली जो टीचर्स थे उन्होंने ये बताया कि पहले बच्चे क्या करते थे, मॉर्निंग में स्कूल आते थे, फिर घर जाते थे खाना खाने लंच टाइम में, उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं आते थे। लेकिन अब क्योंकि हम उन्हें मिड डे मील दे रहे हैं यानी कि स्कूल में ही लंच दे रहे हैं, दैट्स वाई वो घर नहीं जाते हैं, वहीं पे लंच करते हैं स्कूल में और पूरे टाइम तक स्कूल में रहते हैं। इस वजह से जो उनकी अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई है। Their mother who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। इन बच्चों की माएँ जो कि कोई वर्क करती थी और उन्हें काम के बीच में क्या करना पड़ता था, घर जाके खाना बना के अपने बच्चों को देना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है, तो उनकी मदर जो भी जॉब करती हैं पार्ट टाइम वो कंटिन्यू कर सकती है, उन्हें वापस घर आके बच्चों को फूड देना नहीं पड़ता है। This program also help in reducing caste system because both lower and upper caste children in the school eat together। इस मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से जो कास्ट सिस्टम था वो भी रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं। दलित वुमेन हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और जो दलित वुमेन होती है उन्हें रखा जाता है खाना बनाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर चिल्ड्रन who come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। और ऐसे बच्चे जो गरीब घरों से हैं और सुबह बिना खाए स्कूल आते थे तो क्या होता था, उनका पेट खाली होता था, इसलिए वो फोकस नहीं कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे पढ़ाई पर। लेकिन जब से ये मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने तब से इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। अब बच्चे जब स्कूल में खाना खाते हैं तो उसके बाद उनका पढ़ाई में मन लगता है। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। ठीक है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं टाइम टू टाइम जो लॉन्च होते हैं और उनकी वजह से हमें बहुत सारी इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्यों? बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ
रिक्वायर्स इट। लॉ में तो हम सभी इक्वल हैं, लेकिन अभी भी जो सोसाइटी है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं लोगों के एटीट्यूड में, वो बहुत ही स्लोली हो रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। इस वजह से अभी भी लोग कास्ट सिस्टम को कहीं कहीं मानते हैं और इतने फ्रेंडली नहीं है लोगों के साथ कि वो मिलजुल के दूसरी कास्ट के साथ रहें। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. अब लोगों को पता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना लॉ के खिलाफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में बहुत धीमे धीमे होते हैं, तो क्या होता है लोग अभी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरी कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, औरत हैं, आदमी हैं, इस बेसिस पे, या फिर उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, इस बेसिस पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change। अगर लोगों का एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है, उनका व्यवहार बदलना है, तो लोगों को ये समझाना होगा कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, हम सब इक्वल हैं, हम सबको हक है डिग्निटी का, यानी कि हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए। तब उनके जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है दूसरों के प्रति, उसमें चेंज आएगा। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही ये प्रॉब्लम्स हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये दिक्कतें होती हैं जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए रखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और उनके जो पूर्वज थे जिन्हें अफ्रीका से स्लेव की तरह लाया गया था खरीद कर, दे कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल। उनकी जो लाइफ थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो काफ़ी अनइक्वल थी। जो वाइट चाइल्ड होते थे और जो ब्लैक चाइल्ड थे उनके साथ डिफ्रेंशिएट होता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है, ऐसे लोग जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वज अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका में एज अ स्लेव, ठीक है, तो इन्हें क्या करते थे, इन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे लॉ में, इन्हें इक्वल नहीं रखा गया था। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस। जब वो बस में ट्रैवल कर रहे होते थे तो या तो उन्हें बैक साइड की सीटों पर बैठना पड़ता था, या फिर अगर कोई वाइट पर्सन आता था, है ना, और उनसे कहता था मुझे ये सीट चाहिए, तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी, उस सीट से उठना पड़ता था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है रोज़ा पार्क का, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। वो अपने काम से, अपनी जॉब से थकी हुई थी, जब वो शाम को बैठी बस में, तो वहाँ पे एक वाइट पर्सन खड़ा था, उसने बोला उठो ये सीट मुझे दे दो, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ, 1 दिसंबर 1955 को हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड। तो ये जो इंसिडेंट हुआ कि वो लेडी इतना थकी हुई थी, फिर भी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तुम उठो, अपनी सीट खाली कर दो, क्योंकि मैं वाइट मैन हूँ, मैं यहाँ पे बैठूंगा। इस वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि अफ्रीकन अमेरिकन को कितना अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। इस मूवमेंट का नाम था सिविल राइट मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में भी 2 लाइन्स देख लेते हैं। दिस मूवमेंट बिगेन इन USA in 1950 in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination। ये वो मूवमेंट था जो USA में 1950s में शुरू हुआ था, जहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने कहा था कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए और हम पे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे पे साथ जो रंग भेदभाव होता है, इसे ख़त्म किया जाए। सो द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, जब बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, सिविल राइट एक्ट आया 1964 में, दैट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। जिसने प्रोहिबिट किया, यानी कि अब भेदभाव नहीं होगा कि आपका रंग कैसा है, आप किस रिलीजन के हो या फिर आप कहाँ से हो, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अब। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school especially set up for them। और इसमें ये भी कहा गया कि पहले क्या होता था, अफ्रीकन बच्चे थे, अफ्रीकन अमेरिकन, उन्हें अलग स्कूल अटेंड करने होते थे और जो अमेरिकन बच्चे थे वो अलग स्कूल अटेंड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्कूल में जा सकते हो। Despite this, the sad reality is a majority of African American continue to be among the poorest in the country। लेकिन आज के टाइम में भी एक दुख
भरी रियलिटी ये है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो इतने पुअर हैं कि उनके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जाना, जहाँ पे उन्हें बहुत ही कम फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो टीचर्स हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं। जबकि अगर कंपेयर करा जाए तो जो वाइट स्टूडेंट हैं वो या तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं जहाँ पे एटलीस्ट फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। Article 15 of the Indian Constitution, it states that prohibition of discrimination on ground of religion, caste, race, sex और place of birth। जो आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप किसी का धर्म अलग है, किसी कोई अलग जाति का है या आपके जैसा दिखता नहीं है या फिर वो फीमेल है या मेल है, इस बेसिस पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस ऑफ शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। कोई भी इंसान सिर्फ इस बेसिस पे कि वो अलग रिलीजन का है, अलग रेस का है, ठीक है, अलग सेक्स का है या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, इस बेसिस पे आप किसी को भी रोक नहीं सकते या फिर उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कंडीशंस नहीं अप्लाई कर सकते, उस पर कहीं जाने से नहीं रोक सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल्स है या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस है, फॉर एग्जांपल पार्क है या कोई असेंबली है, तो वहाँ जाने से आप इन बेसिस पे किसी को नहीं रोक सकते। दैट वाज ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।